यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अपनी पार्टी के एक नेता की गिरफ्तारी पर भड़क गए। इसके बाद वो विरोध जताने के लिए लखनऊ में पुलिस मुख्यालय पहुंच गए, जहां उन्होंने पुलिस की चाय पीने तक से इनकार कर दिया। आपने मंगाई, हम मंगा लेंगे। ए विकास, अगर खुल गया हो कोई जगह खुल गई तो चाय ना बाहर से आने नहीं पियेंगे, यहाँ की चाय नहीं पियेंगे, बाहर की पियेंगे, या हम अपनी लाएंगे कप आपका ले लेंगे प्लास्टिक का जो। दरअसल पुलिस मुख्यालय में मौजूद अधिकारियों ने अखिलेश यादव को चाय पीने का ऑफर दिया। इस दौरान अखिलेश ने यह आशंका भी जता दी कि उन्हें चाय में जहर दिया जा सकता है। हम नहीं पी सकते, जहर दे दोगे तब? नहीं, हमें भरोसा नहीं है, सच में भरोसा नहीं है मुझे। हम बाहर से मंगा लेंगे चाय, आप भी पीजिए, हम भी पीजिए, आप अपनी पीजिए, हम अपनी पीजिए। अखिलेश यादव काफी देर तक पुलिस मुख्यालय में बैठे रहे, क्योंकि जब वो पहुंचे तो वहां वरिष्ठ अधिकारी मौजूद नहीं थे। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि योगी सरकार विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। अखिलेश के पुलिस मुख्यालय में चाय पीने से इनकार करने और पुलिस पर भरोसा न करने के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा कि अखिलेश ने सारी हदें पार कर दी और उन्हें आतंकियों पर भरोसा है, लेकिन पुलिस पर नहीं। उनको उन आतंकवादियों पर भरोसा है जो बॉम्ब ब्लास्ट में लिप्त थे और उनको रिहा करने के लिए तत्पर थे वो, जब तक कि कोर्ट ने उस पर रोक न लगाई। ये लोग अहमदाबाद ब्लास्ट के परिवारजनों को अपने कार्यालय में बुलाकर अपनी पार्टी में रखने के लिए तैयार थे, उन पर उनको भरोसा था। ये लोग वो है जिनको जब अलकायदा आतंकवादी पकड़े गए थे यूपी एटीएस के द्वारा, तो अलकायदा के आतंकियों पर भरोसा था और यूपी एटीएस पर भरोसा नहीं था। बीजेपी प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि अखिलेश ने अपनी हरकतों से पुलिस का मनोबल गिराया है। आज जिस प्रकार का बयान और वक्तव्य दिया है, ये हमारी सुरक्षा एजेंसी, पुलिस वालों पर, वर्दी पहनने वाले लोगों पर, उनके मनोबल पर एक चोट है। दरअसल लखनऊ पुलिस ने आज समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल के संचालक मनीष अग्रवाल को भड़काऊ और गाली गलौज करने वाली पोस्ट के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भड़क गए और पुलिस मुख्यालय की तरफ बढ़ने की कोशिश करने लगे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड तोड़ने की भी कोशिश की, जिसके बाद उनकी पुलिस से झड़प हुई। इसके बाद नाराज कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस बीच अखिलेश यादव भी पुलिस मुख्यालय पहुंच गए। जब अखिलेश पुलिस मुख्यालय में मौजूद थे तो वहां बड़ी संख्या में एसपी कार्यकर्ता पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य की अगुवाई में बाहर धरना देने लगे। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि सरकार तानाशाही पर उतर आई है और विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। अब सोशल मीडिया चलाने वालों की गिरफ्तारी करके सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज को बुलंद करने वाले लोगों की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस का यह दुस्साहस लोकतंत्र की हत्या का दुस्साहस है, विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश है। प्रदर्शनकारी तब तक धरना देते रहे जब तक अखिलेश यादव पुलिस मुख्यालय में मौजूद थे। इस बीच मनीष जगन अग्रवाल को जेल भेजे जाने की जानकारी मिलने के बाद अखिलेश यादव यूपी पुलिस मुख्यालय से निकल गए। अखिलेश ने जेल जाकर मनीष से मुलाकात भी की, जिसके बाद उन्होंने बीजेपी सरकार पर हमला बोला। अखिलेश ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार में न्याय की उम्मीद करना बेईमानी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में न्याय की उम्मीद मत करिए। पुलिस प्रशासन उसके साथ है जो अन्याय कर रहा है, झूठ बोल रहा है। जो सच बोलेगा वो सजा पाएगा। अखिलेश ने विवादित बयान देने वाले अपने नेता का भी बचाव किया और आरोप लगाया कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल पहले बीजेपी के लोग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके गलत भाषा इस्तेमाल कराती है, गलत भाषा लिखवाती है सोशल मीडिया पर, जिससे दूसरे लोग भी उन्हें जवाब दें। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस और प्रशासन बीजेपी के कार्यकर्ता बनकर काम कर रहे हैं। इस दौरान अखिलेश ने पुलिस मुख्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूद न होने पर भी सवाल उठाए। मैं जब वहां पहुंचा हूं पुलिस मुख्यालय पर, कोई नहीं दिखाई दिया मुझे। पुलिस मुख्यालय खाली पड़ा हुआ था। अगर पुलिस मुख्यालय पर कोई सुनने वाला नहीं है तो उम्मीद करो उत्तर प्रदेश में किसकी सुनवाई हो रही होगी। अखिलेश के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया और आरोप लगाया कि गाली गलौज की भाषा को समाजवादी पार्टी का संरक्षण मिल रहा है। बीजेपी ने कहा कि बेहतर होता कि अखिलेश यादव मनीष जगन अग्रवाल को पार्टी से बाहर निकाल देते, लेकिन वो उसके बचाव में उतर आए। यूपी बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने आरोप लगाया कि भड़काऊ पोस्ट के जरिए दंगा भड़काने की साजिश हो रही थी।
बेहद अपमानजनक ऐसी भाषा का प्रयोग किया जा रहा था जिससे सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ जाए, दंगा भड़काने की साजिश हो रही थी। और आज जब एफआईआर दर्ज होकर के गिरफ्तारी होती है तो स्वयं अखिलेश यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री, बचाव में उतर आते हैं और पुलिस मुख्यालय तक पहुंच जाते हैं। इससे पता चल जाता है कि समाजवादी पार्टी के द्वारा ये गाली गलौज पूरी तरह से संरक्षित की गई थी। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के बर्ताव पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को खत्म करने के रास्ते पर बढ़ गए। मैं यह समझता हूं कि श्री अखिलेश यादव जी की जो राजनीति है वह गंदी सोच और गंदी भाषा और गंदे लोगों का साथ रख करके जिस रास्ते पे चलने का उन्होंने बनाया है वह समाजवादी पार्टी के समाप्त होने का रास्ता है। पूरे मामले पर लखनऊ पुलिस का भी बयान सामने आया। पुलिस के मुताबिक हजरतगंज कोतवाली में मनीष अग्रवाल पर मुकदमे दर्ज हैं और सबूतों के आधार पर कार्रवाई की गई है। हरियाणा के करनाल में राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने किसानों, व्यापारियों और बेरोजगारी का मुद्दा उठाया और केंद्र सरकार को आड़े हाथ लिया। और मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा को तपस्या बताया। इस यात्रा को तपस्या जैसे देख रहे हैं। हम अपने देश से प्यार करते हैं, देश की जनता से प्यार करते हैं। राहुल गांधी ने बीजेपी को चेतावनी दी कि ये देश पुजारियों का नहीं बल्कि तपस्वियों का है। वहीं राहुल गांधी किसानों के मुद्दे पर भी बीजेपी पर हमलावर दिखे। जो किसान है उसको चारों ओर से घेरा जा रहा है, उसको डायरेक्टली मारा जा रहा है। फ्यूल प्राइसेस से लेकर डायरेक्ट डीजल पेट्रोल के प्राइस से डायरेक्ट मारा जा रहा है, उसको इनडायरेक्टली मारा जा रहा है। बीमा का वो पैसा देता है, तूफान आता है, आंधी आती है, उसको पैसा नहीं मिलता। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 कृषि कानूनों के मुद्दे पर भी बात की और उन कानूनों को किसान को मारने का हथियार बताया। वो जो 3 किसान की काले कानून थे वो कानून नहीं थे, वो किसान को मारने के हथियार थे। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पहुंच गई है। राहुल गांधी ने कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर में पूजा अर्चना की। इस दौरान राहुल भगवा गमछा डाले नजर आए, जिसकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं। कुरुक्षेत्र जब पहुंची भारत जोड़ो यात्रा, ब्रह्म सरोवर में पूजा अर्चना करते हुए राहुल गांधी नजर आए। कन्याकुमारी से शुरू हुई यह यात्रा अब 100 दिन से ज्यादा वक्त हो चुका है और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। कुरुक्षेत्र में इस वक्त राहुल गांधी मौजूद हैं। भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त कुरुक्षेत्र में पहुंची हुई है। 100 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया है। कन्याकुमारी से यह यात्रा शुरू हुई थी, वहां से पैदल चलते हुए अलग अलग राज्यों से गुजरते हुए अब यह यात्रा कुरुक्षेत्र तक आ पहुंची है। ब्रह्म सरोवर में पूजा अर्चना करते हुए राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की राहुल गांधी ने तो बीजेपी पर हमलावर दिखे और वहीं राहुल की भारत जोड़ो यात्रा से गदगद कांग्रेस नेताओं ने भी बीजेपी पर निशाना साधा। और कांग्रेस ने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी पर राम मंदिर पर राजनीति करने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी बेवजह राम मंदिर का श्रेय ले रही है। और ये जो मंदिर भी बन रहा है ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है, इसमें कोई अमित शाह का कोई योगदान नहीं है, इसलिए उनको कहिए श्रेय लेने के लिए आगे आगे मत आएं। वहीं करनाल में रविवार को राहुल की यात्रा में भारी भीड़ उमड़ी। राहुल गांधी का समर्थन करने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में यात्रा में पहुंचे और राहुल गांधी का उत्साह बढ़ाया। वर्ष 2022 में फ्लाइट्स के समय पर डिपार्चर के मामले में दुनिया के टॉप 10 एयरपोर्ट्स में भारत के 3 एयरपोर्ट शामिल हैं। उड्डयन सेक्टर से जुड़े हुए आंकड़ों पर काम करने वाली ब्रिटिश फर्म सीरियम के मुताबिक ऑन टाइम डिपार्चर के मामले में जापान का हैनेडा एयरपोर्ट पहले नंबर पर है, जहां से 90% से ज्यादा फ्लाइट्स ने टाइम पर उड़ान भरी है। दूसरे नंबर पर बेंगलुरु का केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जहां से 84% फ्लाइट्स ने समय पर उड़ान भरी है। तीसरे नंबर पर है अमेरिका का यूटा सॉल्ट लेक सिटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां से 83% से ज्यादा उड़ानों ने समय पर उड़ान भरी है। वहीं दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस लिस्ट में आता है 7वें नंबर पर, जहां से करीब 82% फ्लाइट्स का डिपार्चर ऑन टाइम रहा है। गौतम बुद्ध नगर में आज से धारा 144 लागू कर दी गई। गौतम बुद्ध नगर में आगामी 26 जनवरी और कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए धारा 144 लागू की गई है। धारा 144 के लगते ही साथ ही किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन पर रोक लग गई है।
यूपी के फर्रुखाबाद में घना कोहरा जानलेवा साबित हुआ। कोहरे के चलते रोडवेज बस और ट्रक की भीषण भिड़ंत हुई, जिसमें 2 की मौत हो गई, वहीं 1 दर्जन सवारियां गंभीर रूप से घायल हो गई। इंदौर में थैली एटीएम की शुरुआत की गई है। एटीएम मशीन में 10 रुपए डालकर लोग एक कपड़े का झोला ले सकेंगे। बता दें कि एमपी को देश के सबसे स्वच्छ राज्य का अवार्ड मिल चुका है। आज से गुजरात में इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल 2023 का आगाज हो गया है। G20 की थीम पर आधारित यह समारोह 14 जनवरी तक चलेगा और इसमें देश विदेश के कई पतंगबाज शामिल होंगे। जापान में नए साल के लिए प्रार्थना करने के लिए टोक्यो के धार्मिक स्थान पर बर्फ के पानी में डुबकी लगाई गई। 9 डिग्री सेल्सियस के तापमान में कुछ लोगों ने मिलकर यह काम किया। डुबकी लगाने की वजह धार्मिक है। स्थानीय मान्यताओं के मुताबिक बर्फ के पानी में डुबकी लगाकर ये लोग अपनी आत्मा की शुद्धि कर रहे हैं और नए साल के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। कुल 7 महिलाएं और 30 पुरुषों ने मिलकर 2 बार बर्फ के पानी में डुबकी लगाई। साथ ही पानी में रहते हुए 4 मिनट तक जाप भी किया। इसके बाद इन लोगों ने धूप भी सेकी। आइस बाथ में हर उम्र के लोग शामिल थे। पिछले 18 सालों से इस प्रथा में शामिल होने वाली 75 साल की बुजुर्ग ने अपना अनुभव साझा किया। इस प्रथा के जरिए लोग एक दूसरे की भलाई की कामना भी करते हैं। ये प्रथा बीते 68 साल से जारी है। इसकी शुरुआत साल 1955 में हुई थी, जब एक स्थानीय पुजारी ने लोगों की भलाई के लिए खुद पर ठंडे पानी के छींटे मारे थे। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से पर्यटकों के चेहरे खिल गए हैं। जम्मू कश्मीर और कारगिल के ज्यादातर जगहों पर भारी बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी का लुत्फ लेने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं। जम्मू कश्मीर में इन दिनों चारों तरफ बर्फ ही बर्फ जमी है। कुदरत के खूबसूरत नजारे को देखकर पर्यटक काफी खुश हैं। यहाँ पेड़ों, झीलों और घरों पर बर्फ का कब्जा है। शीतलहर से बेहाल राजधानी दिल्ली में सर्दी का सितम कम होने का नाम नहीं ले रहा है। जनवरी के शुरुआती दिनों में आमतौर पर दिल्ली सुबह के वक्त कोहरे में लिपटी रहती है, लेकिन दिन चढ़ने के बाद गर्माहट आने लगती है। लेकिन इस बार दिल्ली में मौसम का मिजाज बदला बदला सा है और देश की राजधानी दिल्ली में सर्दी का ऐसा सितम देखने को मिल रहा है कि लोग दिन भर ठिठुरन और गलन महसूस कर रहे हैं। दिल्ली में आज 8 जनवरी को सीजन का सबसे सर्द दिन है। दिल्ली के कई इलाकों में पारा 2 डिग्री से भी नीचे लुढ़क गया है। सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 1.9 डिग्री, पालम इलाके में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री, आयानगर का तापमान 2.6 डिग्री, इसी तरह लोधी रोड का तापमान 2.8 डिग्री सेल्सियस रहा। दिल्ली में शीतलहर के साथ साथ कोहरे का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। रविवार की शुरुआत भी घने कोहरे के साथ हुई और दिन भर आसमान में धुंध नजर आई। हालांकि छुट्टी का दिन होने के कारण लोग घरों में ही रहे। वहीं रेहड़ी पटरी के दुकानदार ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते दिखे। पानी तक छूने का मन नहीं कर रहा था, इतना पानी चिल्ड हो रहा था कि दिल्ली में हड्डियां कपा देने वाली ठंड से फिलहाल राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। मौसम विभाग ने दिल्ली में कोल्ड डे और घने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी कर दिया। ठंड और कोहरे की डबल मार झेल रही दिल्ली में विजिबिलिटी कम होने से उड़ानों पर भी असर पड़ा है। धुंध का आलम यह है कि खराब मौसम के कारण दिल्ली एयरपोर्ट पर 20 से ज्यादा फ्लाइट लेट रही। अभी तो 40 मिनट्स दिखा रहा है डिले हुई है और आगे कितना डिले होती है वो नहीं पता। हाँ, फॉर श्योर यही रीजन होगा और हमारी सेफ्टी पहले है तो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन दैट। वहीं घने कोहरे का रेल यातायात पर भी असर पड़ा। घने कोहरे के कारण दिल्ली रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली 40 से ज्यादा ट्रेन लेट चल रही हैं, जिसमें दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस, हमसफर एक्सप्रेस, सद्भावना एक्सप्रेस, वाराणसी अहमदाबाद एक्सप्रेस, लखनऊ मेल और श्रमजीवी एक्सप्रेस शामिल हैं। ट्रेनों के कई घंटे लेट होने से यात्री कड़कड़ाती ठंड में प्लेटफॉर्म पर सोने को मजबूर हैं और यही हाल दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनस पर भी देखने को मिला। यहाँ ट्रेन लेट होने से कई यात्री प्लेटफॉर्म पर जमीन पर सोते मिले। ट्रेन तो लगभग कुहा और ठंड के कारण 2 से 3 घंटे लेट है। वहीं यूपी में घना कोहरा कई जगह पर हादसे की वजह बना। घने कोहरे के कारण सड़क पर साफ ना दिखने से हाईवे पर कई गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गई, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई। और हादसे की एक तस्वीर यूपी के फर्रुखाबाद से सामने आई है। यहाँ कोहरे के कारण रोडवेज बस और ट्रक की टक्कर हो गई, जिसमें बस और ट्रक के ड्राइवरों की मौके पर ही मौत हो गई। यहाँ सुबह के टाइम तक कोहरा काफी था, बस जो है आ रही थी, चढ़ाका बहुत तेज हुआ है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि हादसे में बस के परखच्चे उड़ गए। वहीं आमने सामने हुई इस टक्कर में बस में सवार कई यात्री भी घायल हो गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। घने कोहरे से हादसे की एक दूसरी तस्वीर यूपी के सहारनपुर से भी सामने आई। यहाँ सड़क पर विजिबिलिटी कम होने से एक बाइक
पीछे से ट्रक में जा घुसी। इस हादसे में बाइक सवार एक शख्स की मौत हो गई, जबकि बाइक पर बैठे 2 अन्य लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल ले जाया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से उत्तर भारत कांप गया है। यूपी के ज्यादातर जिले इन दिनों ठंड का सितम झेल रहे हैं। पहाड़ों से चलने वाली बर्फीली हवाओं ने यूपी में गलन बढ़ा दी है, जिसकी वजह से राजधानी लखनऊ में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। लखनऊ का तापमान रविवार को 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं यूपी विधानसभा भी कोहरे की सफेद चादर लपेटे नजर आई। शीतलहर और घने कोहरे के साथ ही ठंड को लेकर यूपी के 28 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने सहारनपुर, मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, आगरा, हमीरपुर, महोबा और झांसी में शीतलहर चलने की संभावना जताई है। वहीं सड़क पर कोहरे की वजह से बाइक चलाकर काम पर जाने वालों को ज्यादा परेशानी हो रही है। बर्फीली हवाएं हड्डियां कपा रही हैं, तो वहीं ठंड ने गाड़ियों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा दी है। आज मुझे 3 गुना समय ज्यादा लगा है, 3 गुना समय ज्यादा लगा है। जहाँ से मैं 10 किलोमीटर जाने में 5 से 7 मिनट लगते थे, वहाँ से मुझे आधे घंटे लग गए हैं। ठंड में बर्फबारी का लुत्फ लेने के लिए पर्यटक कश्मीर और लेह लद्दाख का रुख कर रहे हैं। वहीं ताज नगरी आगरा में भी पर्यटकों की भीड़ बढ़ गई और गुदगुदाते मौसम में पर्यटक बड़ी संख्या में मोहब्बत की निशानी यानी ताजमहल को देखने पहुंच रहे हैं। रविवार को छुट्टी के दिन ताजमहल में पर्यटकों की भारी भीड़ देखने को मिली और लोगों ने कड़कड़ाती ठंड के बीच ताज का दीदार किया। हालांकि कोहरे के कारण ताजमहल धुंधला दिखाई दिया और ऐसा लगा मानो ताजमहल ने सर्द मौसम में सफेद चादर ओढ़ रखी हो। लेकिन दूर दराज से आए पर्यटक इस खूबसूरत नजारे को अपने कैमरे में रिकॉर्ड करते दिखे। और मध्य प्रदेश में भी ठंड का 3rd डिग्री टॉर्चर जारी है। प्रदेश के छतरपुर जिले में पारा -, डिग्री में लुढ़क गया है, जिसकी वजह से पेड़ों पर बर्फ जमने लगी। और इसी बीच कड़कड़ाती ठंड का छतरपुर से एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें कुछ युवक बर्फ को हाथ में उठाकर मस्ती करते दिखे। शिमला फेल कर दिया है हमारे नौगांव में स्टेडियम में। छतरपुर के नौगांव में पहली बार तापमान 0.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पारा लुढ़कने से यहाँ कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहीं पानी में भी बर्फ जमने लगी है। यहाँ ठंड इतनी ज्यादा है कि घास और पेड़ों पर भी बर्फ का कब्जा हो गया है। मध्य प्रदेश में न्यूनतम तापमान में गिरावट के चलते लगातार सर्दी बढ़ती जा रही है। आलम यह है कि नौगांव जैसे शहरों में न्यूनतम तापमान 0.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। और कुछ ऐसे ही हालात दतिया जिले के भी हैं। यहाँ ठंड ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। दतिया में रविवार को न्यूनतम तापमान 1.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस सीजन में यह पहला मौका है जब दतिया का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जिसकी वजह से दतिया में भी शिमला और कश्मीर जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पेड़ों पर बर्फ का कब्जा है, वहीं घास में ओस की बूंदें नजर आई। मध्य प्रदेश के सतना जिले में भी कड़ाके की ठंड की वजह से घास में पड़ी ओस की बूंदें बर्फ में बदलने लगी हैं। दतिया में पाला पड़ने से दलहन तिलहन की फसलें बर्बाद हो रही हैं, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के कई जिलों में पाला पड़ने और कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश में ठंड का सबसे ज्यादा असर फिलहाल ग्वालियर चंबल अंचल में देखने को मिल रहा है और आने वाले दिनों में भी ग्वालियर चंबल में शीतलहर और घने कोहरे की संभावना है। वहीं बिहार में सर्दी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ठंड के कारण पार्कों में मॉर्निंग वॉक और योगा करने वालों की संख्या काफी घट गई, जिसकी एक तस्वीर भागलपुर से सामने आई। यहाँ बढ़ती ठंड के साथ मॉर्निंग वॉक पर आने वालों की संख्या कम होती जा रही है। हालांकि कुछ महिलाएं शरीर को स्वस्थ रखने और ठंड से बचने के लिए योगा करने पहुंची। 75 से 80% लोग मतलब आते थे पहले, लेकिन अभी 25% हो गए हैं। वहीं बेगूसराय में ठंड से बचने के लिए लोग आग का सहारा ले रहे हैं। जिला प्रशासन ने राहगीरों को ठंड से बचाने के लिए हर चौक चौराहे पर अलाव की व्यवस्था की है। 4-5 दिन से एकदम पूरा दिन भर ठंड रहता है, आग जला के दिन भर यहीं बैठे रहते हैं। बिहार में फिलहाल ठंड से राहत मिलने के आसार नहीं है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 38 जिलों में ठंड और शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दुनिया भर में कोरोना से मचे हाहाकार के बीच भारत के लिए अच्छी खबर है। बीते 1 महीने में कोरोना के मरीजों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 163 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि इसी दौरान कोरोना की वजह से 2 लोगों की मौत भी हुई है। इसी दौरान कोरोना से 247 लोग ठीक भी हुए। हालांकि इससे एक दिन पहले कोरोना के 214 नए मरीज सामने आए थे, यानी कि एक दिन पहले की तुलना में कोरोना के नए मरीजों की संख्या में 51 की कमी आ गई। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या अब घटकर 2423 हो गई है, यानी कि बीते 24 घंटे में एक्टिव मरीजों की संख्या में 86 की कमी आ गई। हिमाचल में आज कांग्रेस के 7 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। हिमाचल प्रदेश में आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है।
कर्नल शांडिल, हर्षवर्धन चौहान, रोहित ठाकुर समेत 7 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। हरियाणा के करनाल में जारी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में आज कई रंग देखने को मिले। भारी ठंड के बीच कुछ कार्यकर्ताओं ने शर्ट उतारकर राहुल के समर्थन में नारे लगाए। अभद्र टिप्पणी के आरोप में पुलिस ने समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल संचालक मनीष जगन अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद अखिलेश यादव पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचे और पुलिस पर विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी का आज 89 साल की उम्र में निधन हो गया। सीएम योगी ने प्रयागराज पहुंचकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उत्तराखंड के जोशीमठ में जो मकान डेंजर जोन में हैं, उन पर लाल निशान लगा दिए गए हैं और इन मकानों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन अपने घरों को छोड़कर जाने वाले लोग खुद को बेबस और लाचार महसूस कर रहे हैं। उनकी आंखों के आंसू नहीं थम रहे। ये लोग सरकार से जमीन और घर की मांग कर रहे हैं। और घर के बदले घर और जमीन के बदले जमीन हम लोगों को दे, जहां हम अपना रोजगार कर सके, अपने बच्चों को पाल पोस सके। संजना भी उनमें से है जिनका घर डेंजर जोन में है और प्रशासन ने उन्हें घर खाली करने को कहा है। संजना का भी रो रो कर बुरा हाल है क्योंकि उसके सपनों का घर आंखों के सामने टूट रहा है। हाँ, मेरे पापा ने अपनी दवाइयाँ एक टाइम की दवाई छोड़ करके कुछ नहीं खा करके हमारे लिए अपने सपनों का महल बनाया था और अब वो भी खत्म हो गया। जोशीमठ के डेंजर जोन वाले इलाकों में घरों पर अब लाल निशान लगाए जा रहे हैं। घर के बाहर ये आप रेड क्रॉस देखेंगे, यानी अब ये घर रहने लायक सुरक्षित नहीं बचा है और धसाव की स्थिति ये है कि पूरी दरार मकान में इस वक्त यहाँ पर दिखाई दे रही है। लाल निशान वाले घरों में रहने वाले लोगों को प्रशासन सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कर रहा है। उत्तराखंड के जोशीमठ के लोगों का दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा। सिंघार इलाके में रहने वाली अंशु और अंजलि रावत के घर में दरारें आ गई हैं और वो गिरने की कगार पर है, जिस वजह से अंशु और अंजलि रावत को अपने बच्चों के साथ घर खाली करना पड़ा। घर खाली करने की वजह से दोनों का रो रो कर बुरा हाल था। मैं इनके पाँव में पड़ी, मैंने कहा थोड़ा हमारा घर तो देख लो, आए हो थोड़ा दूर से देखो। इनके मकानों में इतनी दरारें हो गई कि वो गिरने के कगार पर हैं। काफी घर यहाँ पे हैं और आप देख सकते हैं ये कितनी बड़ी दरारें यहाँ पे आ चुकी हैं। आप दीजिए जो मकान का जो फाउंडेशन है वो भी साफ दिखाई दे रहा है। करीबन 5-6 फीट का जो है यहाँ पे जो गया हुआ है, जो मकान है वो झुक चुकी है। अंशु रावत का कहना है कि कड़ाके की ठंड में अपने घर से बाहर रहना मुश्किल हो रहा है। 2 तारीख को रात को 11:30-12 बजे हमारे मकान की ऐसी हालत हुई। उस दिन से हम रात में ठंड में ठिठुर रहे थे। दूसरे दिन हम 7 बजे अपने कमरे में गए। यहाँ जोशीमठ में रात को टेम्परेचर माइनस में चले जाता है। हालांकि प्रशासन ने इन लोगों के लिए नगर पालिका में रहने की जगह मुहैया कराई है, लेकिन एक कमरे में पूरा परिवार बड़ी मुश्किल से रह पा रहा है। मतलब 4-5 दिन हो गए हमको घर से बाहर हैं। सामान हमने रोड पे फेंक रखा है, बच्चे लेके हम इधर उधर भाग रहे हैं। अंशु और अंजलि ने राज्य के सीएम पुष्कर धामी से मदद की गुहार लगाई है। जोशीमठ के तहसील परिसर में महिलाओं ने धरना दिया। 603 मकानों में दरारें आने के बाद लोगों को अस्थायी जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है, लेकिन यहां के लोग अब भी खौफ में दिखे। इसी वजह से अपनी मांग को लेकर काफी संख्या में महिलाओं ने जोशीमठ तहसील परिसर में धरना दिया। महिलाओं का कहना था कि सरकार उनके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही। देखो, हमारे घरों के हालात बहुत बुरे हैं। सारे जोशीमठ में दरारें आ चुकी हैं और हम लोग बिल्कुल असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बहुत भावुक महसूस कर रहे हैं कि अभी सरकार हमारी नहीं सुन रही है। जोशीमठ के लोग अब भी जोर शोर से एनटीपीसी के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को बंद करने की मांग करते दिखे। हमारी यही मांग है कि ये एनटीपीसी का काम बंद कर दिया जाए। जोशीमठ के डेंजर जोन में आने वाले परिवारों को शिफ्ट करने का काम जारी है। अब तक 55 से ज्यादा परिवारों को शिफ्ट किया जा चुका है। तकरीबन 55 परिवार ऐसे हैं जो अभी तक अपने मकानों को छोड़ चुके हैं और ये संख्या अभी बढ़ेगी। कुछ लोग इसमें से बचे हैं, तो हमारा टारगेट ये है कि आज मैक्सिमम आज में हम इन सबको हम शिफ्ट कर दें। हालांकि जोशीमठ के लोग घर के बदले घर की मांग कर रहे हैं। जोशीमठ के 4 डेंजर जोन में लोगों के मकानों में दरारों का मामला अब लगातार बढ़ता दिख रहा है। इसके साथ ही अब मंदिरों और सरकारी इमारतों में भी दरारें दिखने लगी। बीती रात जोशीमठ के तहसील परिसर में बने भवनों में दरारें पड़ गईं। यहां तक कि जमीन धंसने की वजह से फर्श पर भी दरारें आ गई। ये दरार तहसील परिसर में आई है। ये पूरा जो फर्श का एरिया है ये उखड़ गया है। दरार इधर भी बढ़ी है, दीवारों में भी दरार दिखाई दे रही है।
दीवारों में दरारें आने के बाद तहसील भवन के कर्मचारियों को सावधानी बरतने को कहा गया है। उत्तराखंड के जोशीमठ में लैंडस्लाइड की चपेट में ज्योतिर्मठ परिसर भी आया। लक्ष्मी नारायण मंदिर और सभागार की दीवारों और फर्श पर दरारें पड़ गईं। यहां तक कि ज्योतिर्मठ के पिलर पर भी दरारें देखी गईं। यहां तक कि लक्ष्मी नारायण मंदिर पर भी बड़ी बड़ी दरारें देखी गईं। मठ परिसर में टोटकाचार्य गुफा, त्रिपुर सुंदरी राज राजेश्वरी मंदिर और आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी स्थल भी हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के बाद शंकराचार्य की गद्दी नरसिंह सिंह मंदिर में विराजमान रहती है। नरसिंह मंदिर परिसर में दरारें आ गई हैं। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा है कि जोशीमठ में विकास के नाम पर विनाश हो रहा है। विकास के नाम पर कुछ ऐसे कार्य आरंभ कर दिए गए। लोगों का मानना है कि उसके कारण ये परिस्थिति विकट हो रही है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने जोशीमठ के आपदा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। हमने आज एक रिट पिटीशन दाखिल की है सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार से जोशीमठ को बचाने की अपील भी की है। जोशीमठ के हालात पर प्रधानमंत्री मोदी नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने शहर को बचाने के लिए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। इसके लिए पीएम मोदी ने पुष्कर धामी से जोशीमठ को लेकर फोन पर बात की और वहां के हालात के बारे में जानकारी ली है कि कितने परिवार उसकी जद में आ रहे हैं, कितना नुकसान हुआ है, किस प्रकार से वहां पर पानी निकल रहा है। पीएम मोदी ने पुष्कर धामी से लोगों को सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों के बारे में भी पूछा। पीएम मोदी ने जोशीमठ को बचाने के लिए हर कोशिश करने का भी भरोसा सीएम धामी को दिया। उन्होंने जोशीमठ को बचाने के लिए हर संभव प्रयास जो भी होगा हर संभव उन्होंने आश्वासन भी दिया है, विश्वास दिया है कि हर संभव वहाँ पर काम होगा। जोशीमठ को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। जोशीमठ के लोगों से बात करने पर पता चला कि हर दिन दरारें या तो चौड़ी हो रही हैं या फिर एक नई दरार किसी न किसी मकान में पैदा हो जाती है। जोशीमठ के 4 इलाके इस वक्त डेंजर जोन में हैं। डेंजर जोन के लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। अब तक 55 से ज्यादा परिवारों को डेंजर जोन से बाहर निकाला जा चुका है। जिला प्रशासन ने कुछ होटल और धर्मशाला का भी अधिग्रहण किया है। होटल और धर्मशाला में प्रभावित लोगों को ठहराया जा रहा है। जोशीमठ का दौरा करने वाले 8 सदस्यीय विशेषज्ञ पैनल की जांच पूरी हो गई है। एक्सपर्ट पैनल ने अपनी रिपोर्ट केंद्र और प्रदेश की सरकार को भेज दी है। उत्तर प्रदेश के जालौन में खुद को बीजेपी कार्यकर्ता बताने वाले एक युवक का शौक पार्टी के लिए फजीहत का मामला बन गया। खुद को दबंग दिखाने के चक्कर में सागर ठाकुर नाम के इस युवक ने एक के बाद एक कई रील बनाकर इंस्टाग्राम पर डाल दी, जो वायरल हो गया। फिल्मों के डायलॉग और म्यूजिक के बैकग्राउंड में दबंगई और नाम के चक्कर में सागर ठाकुर ने एक वीडियो में बुलेट मोटरसाइकिल का सहारा लिया और हाथ पीछे कर पिस्टल के साथ वीडियो बनवाई और आवाज के इफेक्ट से खुद की दबंग जैसी छवि दिखाई। सारा शहर मुझे लाइन के नाम से जानता है। वीडियो में सागर के अंदाज के साथ इस संवाद का मकसद बहुत कुछ कहता है। और इस शहर में मेरी हैसियत वही है जो जंगल में शेर है। लेकिन इस वीडियो से इस शख्स के मंसूबों की एक झलक भर ही लगी, क्योंकि इसके दूसरे वीडियोस में जो कुछ दिखा वो ड्रामा के साथ ड्रामा करने वाले की मानसिकता की झलक भी दिखा गया, जिसका नमूना इस रील में दिखा। इस रील में सागर ठाकुर किसी सुनसान इलाके में टूटे फूटे मकान के कोने में बैठा दिखा और जैसे ही एक शख्स इसके पास पहुंचा, इसने चपलता से उसकी कनपटी पर पिस्तौल लगा दी, जिसके बाद 2 और लोग सरेंडर की मुद्रा में दिखे। एक दूसरी रील में सागर ठाकुर के दबंगई वाली छवि की कई झलकियां दिखी, जिनमें दबंगई के प्रतीक बाइक और पिस्तौल नजर आए। कहीं बुलेट की सवारी, कहीं किसी पर पिस्तौल तानते तो कहीं पिस्तौल लहराते। पहली नजर में देखने पर इस तरह के रील बनाने का मकसद खुद की दबंग छवि बनाने की कोशिश लगता है, लेकिन जब इस मामले ने तूल पकड़ा तो पुलिस के कान खड़े हो गए। पुलिस ने सागर ठाकुर को पूछताछ के लिए बुला लिया, लेकिन पूछताछ के लिए बुलाने से पहले इसके तमाम रील भी देखे तो एक और वीडियो पर नजर गई। इस वीडियो में किसी फ्लाईओवर के किनारे 2 लड़के आग तापते दिखे। अचानक कैमरे में सागर ठाकुर दिखा, जिसकी पिस्तौल से निकली एक गोली से बॉलीवुड की फिल्मों की तरह दोनों लड़के लुढ़कते दिखे, जिसके बाद एक बाइक रुकी और मास्टरमाइंड फुर हो गया। पुलिस ने जब इस तरह के रील के बारे में सागर ठाकुर से पूछताछ की तो उसने इसे बनाने का मकसद लोगों का मनोरंजन करना और हाथ में लहराते पिस्तौल को नकली हथियार बताया। पूछताछ में ये निकल के आया कि जो वो हथियार आप कह रहे हैं
वो हथियार एक नकली हथियार है जो लाइटर गन कहते हैं जिसको, वो लाइटर है जो गन की शेप में होता है। सागर ने पुलिस को ये भी बताया कि तमाम रील में जो 2 लड़के दिखे वो उनके भाई हैं। हालांकि पुलिस ने इस तरह के रील आगे नहीं बनाने की चेतावनी देकर छोड़ दिया। वहीं यूपी के बाराबंकी में एक साइको किलर की दहशत है जिसकी पुलिस को तलाश है। इस साइको किलर ने अब तक 3 बुजुर्ग महिलाओं की हत्या कर दी है और तीनों में हत्या का पैटर्न एक जैसा दिखा, जिसमें रेप के बाद हत्या कर शव के सारे कपड़े हटा दिए गए थे। चूंकि तीनों हत्या का तरीका एक जैसा और पीड़ितों की उम्र 60 साल के आसपास मिली, इससे पुलिस को इसके पीछे एक ही शख्स के होने का शक हुआ और लगातार कत्ल के मामले सामने आने से पुलिस महकमे में खलबली मच गई। 29 दिसंबर को जब एक 55 साल की लापता महिला की लाश खेत में मिली तो उसके बाद यूपी पुलिस ने 6 टीमें बनाकर कातिल की तलाश न केवल तेज कर दी बल्कि आरोपी की तस्वीर वायरल कर उसे पकड़वाने की अपील की। पुलिस को शक है कि इन हत्याओं के पीछे आसपास का ही कोई शख्स है। नहीं तो फिर पागल नहीं है, बासिंदा है फिर ये पागल हो तो बहुत दूर कहाँ जाएगा। ये दोनों मूवमेंट सारी घटनाएं कर रहा है। पुलिस इस कातिल की तलाश को लेकर बेहद गंभीर दिखी। पुलिस को अंदेशा है कि एक ही तरीके से 3 बुजुर्ग महिलाओं की हत्या करने वाला शख्स अब किसी नए शिकार की तलाश में होगा और पुलिस के इस शक की वजह वाजिब है। बताया गया कि 5 दिसंबर 2022 को बाराबंकी से 8 किलोमीटर दूर अयोध्या जिले में पहली घटना सामने आई। इसमें 60 साल की महिला का शव मिला और रेप की पुष्टि भी हुई। इसके बाद 17 दिसंबर को बाराबंकी के इब्राहिमाबाद में 62 साल की महिला का शव मिला और इस मामले में भी रेप की पुष्टि हुई। तीसरा मामला 29 दिसंबर को आया जब 55 साल की महिला की इसी तरह हत्या हुई। तीसरा शव मिलते ही इलाके में दहशत फैल गई और मौके पर पुलिस के आला अधिकारियों का अमला पहुंचने को मजबूर हो गया और खोजी कुत्ते की मदद से कातिल के सुराग तलाशे जाने लगे। पुलिस अब जल्द से जल्द कातिल को पकड़ना चाहती है और इसके लिए लोगों से किसी भी संदिग्ध के दिखने पर जानकारी देने की अपील की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज को वाराणसी में हरी झंडी दिखाएंगे। क्रूज 13 जनवरी को वाराणसी से डिब्रूगढ़ की यात्रा शुरू करेगा। इस दौरान गंगा विलास क्रूज 3200 किलोमीटर की दूरी तय करेगा और वाराणसी से डिब्रूगढ़ की यात्रा 48 दिनों में पूरी करने की उम्मीद जताई जा रही है। भारत सरकार ने यह मुहिम चलाई है। 13 जनवरी को खुद पीएम मोदी इसे हरी झंडी दिखाएंगे। इस दौरान क्रूज भारत और बांग्लादेश की 27 नदियों से होकर गुजरेगा। इसमें गंगा, भागीरथी, हुगली, ब्रह्मपुत्र और वेस्ट कोस्ट नहर भी शामिल है। ये क्रूज पटना, कोलकाता, ढाका, धुबरी, गुवाहाटी और माजुली द्वीप से होते हुए गुजरेगा। क्रूज वैश्विक धरोहरों से संबंधित 50 से ज्यादा स्थानों पर रुकेगा। इस क्रूज पर सफर का आनंद उठाने के लिए यात्रियों को एक दिन के लिए करीब 80,000 रुपए देने होंगे। गंगा विलास क्रूज में 5 स्टार होटल जैसी सुविधाएं हैं। आप इसे नदी पर तैरता हुआ 5 स्टार होटल भी कह सकते हैं। गंगा विलास क्रूज की क्षमता 80 यात्रियों की है। गंगा विलास क्रूज में 18 स्वीट्स हैं जिनमें कई लग्जरी सुविधाएं मौजूद हैं। इनका इंटीरियर रॉयल स्टाइल में डिजाइन किया गया है जिन्हें कई लग्जरी सुविधाएं इसमें मिलेंगी। इस क्रूज पर एक भव्य रेस्टोरेंट, स्पा और सन डेक भी है। रेस्टोरेंट में कॉन्टिनेंटल और भारतीय व्यंजनों के साथ साथ कुछ बुफे काउंटर भी हैं। ओपन स्पेस बालकनी, जिम, स्टडी रूम और लाइब्रेरी भी इसमें है। गंगा विलास क्रूज पर चिकित्सकीय सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। मनोरंजन के लिए गीत संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी क्रूज की सुविधाओं में शामिल है। गंगा विलास क्रूज की लंबाई 62.5 और चौड़ाई है 13 मीटर। दिल्ली के कंझावला में लड़की से दरिंदगी के मामले में आखिरकार आरोपियों का कबूलनामा आ गया। उन्होंने उस रात की सच्ची कहानी पुलिस को बता दी। अपने कबूलनामे में आरोपियों ने बताया कि उस रात आखिर हुआ क्या था। आरोपियों ने माना कि उनको कार के नीचे अंजलि के फंसने की जानकारी थी, फिर भी डर की वजह से वो गाड़ी चलाते रहे। उन लोगों को हत्या के केस में फंसने का डर था। गाड़ी में तेज म्यूजिक की बात भी झूठ थी। आरोपियों ने बताया कि उन्हें एक्सीडेंट और हत्या के केस में फंसने का डर था, इसी वजह से लड़की को गाड़ी से निकालने की कोशिश नहीं की। वो लगातार गाड़ी चलाते रहे और कोशिश करने लगे कि अपने आप शव गाड़ी से निकल जाए। यही वजह है कि जब तक गाड़ी से शव नहीं निकला तब तक आरोपियों ने कार नहीं रोकी और कंझावला रूट में बार बार यू टर्न लेते रहे। आरोपियों के मुताबिक वो इतने डर गए थे कि उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इन आरोपियों ने जैसे ही लड़की को फंसे हुए देखा तो उन्होंने गाड़ी भगानी शुरू कर दी। शव निकालने के लिए 4 बार यू टर्न भी लिया। 13 किलोमीटर के रास्ते में पुलिस की चेकिंग नहीं हो रही थी, इसीलिए इन्होंने करीब 2 घंटे तक 13 किलोमीटर के दायरे में गाड़ी चलाई और लड़की को घसीटते रहे। फिर शव निकलते ही गाड़ी लेकर भाग गए। दिल्ली के भजनपुरा में एक 17 साल की लड़की ने महिला पर गोली चला दी। लड़की के रेप के आरोप में महिला का बेटा 2 साल से जेल में बंद है। ऐसे कयास लगाए गए कि उसी का बदला लेने के लिए इस नाबालिग ने हमला किया।
गोली चलाने का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जहां किराने की दुकान पर बैठी महिला पर लड़की ने फायरिंग की और फिर महिला के पति ने लड़की को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मैं मार्केट से दुकान पे आया, आते के साथ ही जो है वो लड़की वहाँ मौजूद खड़ी हुई थी और मेरे सामने ही उसने 2 गोली चलाई। गोली तो ज़्यादा चलाई, लेकिन 2 गोली की आवाज़ मुझे खूब सुनाई दी जो घरवाले के लगी हुई। गोली लगने के बाद महिला गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। महिला के पति ने लड़की पर गंभीर आरोप लगाए। उनके मुताबिक लड़की उनके परिवार को ब्लैकमेल कर रही थी। वजह है जी, इसने हमारे लड़के को पहले 2 साल पहले रेप के केस में फंसा रखा। अब हमारे से 60 लाख या 100 गज का प्लॉट मांगती थी। हमने उसको जो है, भैया हमारा इतना हिसाब नहीं है, कम में फैसला कर ले, हमने उसको मना भी किया। शुरुआती जांच में पता चला कि लड़की ने महिला के किसी करीबी के कहने पर गोली चलाई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी के अमेठी में एक युवक ने सरेआम फायरिंग कर दी। अमेठी में एक युवक के हथियार के साथ हवाई फायरिंग करने का वीडियो वायरल हो रहा है। युवक ने इलाके में दहशत फैलाने के लिए कई राउंड फायरिंग की और खुद का वीडियो भी रिकॉर्ड करवाया। लुधियाना में एक लुटेरे ने स्कूटर सवार व्यक्ति को अपना निशाना बनाया। आरोपी ने स्कूटर को घेरकर युवक से हाथापाई की और उसका मोबाइल और पर्स निकालकर फरार हो गया। भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम ने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप से नाम वापस ले लिया है। मैरी कॉम ने बताया कि उन्हें चोट लगी है और फिलहाल वो जल्दी ठीक होने की कोशिश कर रही हैं। एयर इंडिया की न्यूयॉर्क दिल्ली फ्लाइट में 26 नवंबर को शंकर मिश्रा ने क्या किया था और फ्लाइट के बिजनेस क्लास में बैठी बुजुर्ग महिला के साथ क्या हुआ था, इसकी गवाही जी न्यूज पर दी उस फ्लाइट में सफर करने वाले एक यात्री ने, जिनके मुताबिक शंकर मिश्रा ने जानबूझकर बुजुर्ग महिला के ऊपर पेशाब नहीं किया था। शंकर मिश्रा से जो हुआ वो नशे में हुआ था। जो 40-45 मिनट लंच के दौरान मैंने देखा कि उन्होंने करीब 4 ड्रिंक पिया और जैसे बात करने लगे मेरे को एक ही बात 2-3 बार पूछा। डॉक्टर सुगाता भट्टाचार्य शंकर मिश्रा की बगल वाली सीट पर बैठे थे। उनके मुताबिक पीड़ित महिला की शंकर मिश्रा से कोई बहस नहीं हुई थी। मैंने देखा नहीं है कि उनके साथ कोई आर्गुमेंट हुआ। डॉक्टर सुगाता भट्टाचार्य ने बताया कि 2 एयर होस्टेस ने महिला की मदद की थी और उनके कपड़ों को साफ किया था। हालांकि महिला को दूसरी सीट नहीं दी गई थी, उन्हें गंदी सीट पर ही बैठना पड़ा था। एंड दैट्स बिकॉज मुझे बहुत गुस्सा आया जब इनको एक फैमिली मेंबर ने बोला ये तो हुआ ही नहीं। डॉक्टर सुगाता भट्टाचार्य ने कहा कि महिला को शंकर मिश्रा वाली सीट दी। फ्लाइट कांड के आरोपी शंकर मिश्रा को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया है। वहीं दिल्ली पुलिस ने शंकर मिश्रा के साथ सफर करने वाले 3 यात्रियों को भी पूछताछ के लिए बुलाया है। इसके लिए न्यूयॉर्क दिल्ली फ्लाइट के बिजनेस क्लास में 26 नवंबर को सफर करने वाले 3 यात्रियों को समन भेजा गया है। वहीं पुलिस ने एयर इंडिया के स्टाफ से भी शनिवार को पूछताछ की। एयर इंडिया ने अपने 4 क्रू मेंबर और एक पायलट को नोटिस जारी किया है। ये वही स्टाफ हैं जो एयर इंडिया की उसी फ्लाइट में ड्यूटी पर थे जिसमें महिला के साथ बदसलूकी हुई थी। दिल्ली महिला आयोग ने एयर इंडिया की तरफ से कार्यवाही में देरी पर सवाल उठाए हैं। भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए डीजीसीए को प्रॉपर गाइडलाइंस जारी करने को कहा है। दिल्ली पुलिस ने शंकर मिश्रा के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज किया है। आरोप है कि उसने 26 नवंबर को न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट में एक बुजुर्ग महिला पर पेशाब कर दिया था। गो फर्स्ट की फ्लाइट में महिला क्रू मेंबर के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। इस मामले में 2 विदेशी नागरिकों को हिरासत में लिया गया है। बताया गया कि 6 फरवरी को गोवा से मुंबई की फ्लाइट में रूसी मूल के 2 विदेशी नागरिक चढ़े। आरोप है कि दोनों शराब के नशे में थे और फ्लाइट के उड़ान भरने से पहले ही दोनों ने महिला क्रू मेंबर्स के साथ छेड़खानी शुरू कर दी, जिसके बाद दोनों को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन दोनों की बदतमीजी बढ़ गई तो उन्हें गोवा में ही फ्लाइट से उतार दिया गया और पूरे मामले की जानकारी डीजीसीए को दे दी गई। शिकायत मिलने के बाद अब दोनों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। बिहार में पूरी तैयारी के साथ जाति आधारित जनगणना करवाने के दावों की पोल खुल गई है। राजधानी पटना के ही बाढ़ प्रखंड में किट बांटने के दौरान अफरा तफरी का आलम देखने को मिला और जनगणना कर्मी परेशान नजर आए। जिन लोगों को किट मिली भी वो भी आधी अधूरी थी। जनगणना के काम में लगे लोगों का सवाल था कि ऐसे किट से काम कैसे पूरा होगा।
मार्कर वगैरह कुछ नहीं है। ये देखिए यही है नजरिए नक्शा का फोटो। आई कार्ड के रूप में देखिए यही है आई कार्ड है। ये कैसे पहनेगा कैसे लटकाएगा क्या लिखल है देखिए। एक चीज 2 चीज या 3 चीज या 4 चीज इतने में करना है। मकान नंबर किससे पड़ेगा कैसे पड़ेगा ये सब कुछ नहीं है। हालांकि अफरा तफरी के आलम के बीच भी अधिकारी चाक चौबंद इंतजामों का दावा करते दिखे। तैयारी यही है कि सारे लोग को 384 भी जो किया गया है सारे लोग को फील्ड में भेज दिया गया है, सारे को ट्रेनिंग दे दिया गया है और ट्रेनिंग के उपरांत अपना फील्ड विजिट भी लोग कर रहे हैं। अमेरिका के लास वेगस में कार बनाने वाली कंपनी आस्का ने एक प्रदर्शनी के दौरान बॉन्ड स्टाइल फ्लाइंग कार का नमूना पेश किया। ये एक ऐसी कार है जो ईंधन से नहीं बल्कि बैटरी से चलेगी और उड़ेगी भी। CES यानी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के गैजेट शो में इस कार का फुल साइज प्रोटोटाइप वर्जन पेश किया गया, जबकि इसे बनाने वाली कंपनी आस्का ने कहा कि A5 एक 4 सीटर कार है जो एक बारी में पूरी तरह से चार्ज होने के बाद जमीन पर चलने के साथ 250 मील तक की उड़ान भर सकती है। यही नहीं, ये कार हेलीकॉप्टर की तरह उड़ान भरने के साथ रनवे पर भी दौड़ते हुए आसमान में उड़ सकती है। जब ये कार उड़ान भरती है तो इसके विंग्स फैल जाते हैं, जबकि जमीन पर चलते वक्त इसके विंग्स फोल्ड हो जाते हैं। इस कार को बनाने वाली कंपनी के मुताबिक इसे 2026 में लॉन्च किया जाएगा और इसकी बिक्री भी शुरू हो जाएगी। जबकि जानकारी के मुताबिक एप्पल के इंजीनियर जॉन लॉमेन ने एक कार के लिए $5000 का प्री ऑर्डर भी दे दिया है। पानी में चलने वाली बोट तो आपने देखी होगी, अब पानी की सतह पर उड़ने वाली बोट भी आपको दिखाते हैं। अमेरिका के लास वेगस में फ्लाइंग बोट को पानी में लहरें बनाते देखा गया, जिसका वीडियो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। एक स्वीडिश कंपनी ने हाइड्रोफॉइल्स के इस्तेमाल से इस बोट को बनाया है, जिसे CES यानी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो नाम के एक टेक इवेंट में लोगों के सामने रखा गया। जब यह बोट करीब 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है तब हाइड्रोफॉइल्स एक्शन में आते हैं। फ्रिक्शन यानी घर्षण कम होता है, नाव को और ज्यादा ऊर्जा मिलती है और फिर यह नाव पानी के सतह के ऊपर चलने लगती है। यह बोट 28 फीट लंबी है और 37 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 2 से 2.5 घंटे तक पानी में चल सकती है। इसे बनाने वाली कैंडेला कंपनी ने इसकी खासियत बताई। So behind us we see the Candela C8, which is the first long-range and high-speed electric boat. It flies on hydrofoils, and these hydrofoils reduce the energy consumption by 80% compared to a conventional boat. And that means that we can squeeze out more miles at high speeds. फ्लाइंग बोट की कीमत 3 करोड़ 25 लाख के आसपास है और कंपनी के मुताबिक अब तक उन्हें करीब 150 ऑर्डर मिल चुके हैं। लास वेगस के इसी टेक इवेंट में एक और अजूबा दिखा। यहाँ पर एक ऐसे रोबोट की प्रदर्शनी में रखा गया जो इंसानों से सीखकर ही अपने एक्शन करता है। मतलब ये कि रोबोट इंसानों के हाथ की मूवमेंट और आवाज के जरिए अपना काम करता है। ये एक ह्यूमनॉइड रोबोट है, मतलब इंसानों के शरीर की तरह बनाया गया रोबोट। Please repeat what you have learned. Well done, Titan. Thank you. CES के इवेंट में से लाने वाली कंपनी नेक्स्ट इंडस्ट्रीज की CEO ने बताया कि इस रोबोट से हम बड़ी आसानी से अपने काम करवा सकते हैं। You can teach a robot doing something only through gestures and voice. So no coding, no need to write any code line. Just using the most natural things a man or a woman can have. इस रोबोट की हाइट मुश्किल से 1 फीट से ज्यादा होगी। इसे बनाने वाली कंपनी इसे बड़े स्तर पर लोगों के बीच लोकप्रिय बनाना चाहती है। Want to facilitate the man-machine interaction. So this means that we want to revolutionize the way humans have a relationship with machines. रोबोट के पैकेज में उसके साथ वॉइस और मोशन कंट्रोलर और सॉफ्टवेयर भी शामिल है। कंपनी की वेबसाइट में इसकी कीमत करीब 1,10,000 रुपए है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में बाढ़ की वजह से कई लोग बेघर हो गए। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में चक्रवाती तूफान के बाद आई बाढ़ ने भारी तबाही मचा दी। किम्बरले और पर्थ इलाके में कई घर पानी में डूब चुके हैं, जिसके बाद 200 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है। कोरोना के कहर के बीच चीन ने विदेशी यात्रियों के लिए क्वारंटीन की अनिवार्यता खत्म कर दी है। बॉर्डर खुलने के बाद लोग बिना आइसोलेशन के यात्रा कर सकेंगे। ऐसे में कोरोना के मामले बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इजरायल की राजधानी तेल अवीव में लोग नेतन्याहू पर तानाशाही का आरोप लगा रहे हैं और सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं।
यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस पर सीज फायर के उल्लंघन का आरोप लगाया है। जेलेंस्की ने कहा कि युद्ध विराम की घोषणा के बाद भी रूस बखुद शहर पर हमले कर रहा था। हालांकि रूस ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। हैदराबाद में बीच सड़क पर एक स्लीपर बस धू कर जलती दिखाई दी। बस यात्रियों को लेकर हैदराबाद से गोवा की तरफ जा रही थी, तभी बस में आग लग गई और इससे पहले आग पूरी बस में फैल पाती, समय रहते सभी यात्री बस से नीचे उतर गए। आग लगने की घटना के कुछ देर बाद ही पूरी बस आग की चपेट में आ गई, जिसके बाद बस से आग की तेज लपटें उठती दिखाई दी। क्योंकि बस में आग भीड़-भाड़ वाली जगह में लगी थी, इसीलिए सुरक्षा को देखते हुए सबसे पहले ट्रैफिक रोका गया। फिर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आगजनी की घटना के बाद काफी देर तक JNTU में ट्रैफिक जैम लगा रहा, लेकिन गनीमत इस बात की रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई।